हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी स्मार्ट क्लासेस में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स जो है एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया था, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया था, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बताया था? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जब किसी कंडक्टर से फ्लो किया जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम लिख सकते हैं V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाया गया तो उसके जगह पर R यूज किया गया। इस R को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। यानी इस I को इधर भेजेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना, यानी किसके किसके बीच में रिलेशन बताया गया था? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, आप याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो है ओम्स लॉ, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि स्टूडेंट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या होता है? लिखा हुआ है कि अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस। जो करंट को फ्लो होने से रोकता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू होता है V अपॉन I। ठीक है, देखिए V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसको शॉर्टकट में हम लोग A लिखते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं हम एम्पियर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, इसका दूसरा भी ऐसा यूनिट है जिसको वोल्ट और एम्पियर को हम लोग कहते हैं ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। इसका दूसरा ऐसा यूनिट है ओम। ओम कैसे मिलकर बना? वोल्ट और एम्पियर से मिलकर बना है ओम। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन कीजिए। तो देखिए व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब आपको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता हो, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, तो कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट क्या होता हो? फ्लो होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 ओम। देखिए इसी से, यानी जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और 1 एम्पियर करंट क्या हो? फ्लो हो, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप इसे नोट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? देखिए द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन ए कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी पहला पॉइंट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी क्या? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/A। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से सॉल्व करेंगे इसको। तो R L अपॉन A हो जाएगा। यहां लिख दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, अब ये जब साइन हटा इसका, तो इसके जगह पर आपको रो, इसको पढ़ेंगे रो, L/A। ये रो क्या है? रो इज दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये कांस्टेंट वैल्यू है। रो को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग डिनोट करते हैं यहां से रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी। ठीक है,
यानी ये हो गया R रो इंटू एल बाई ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू ए रो अपॉन एल, यानी रो का वैल्यू जो है आपको रो का फॉर्मूला निकल गया R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, यानी रो क्या है रेसिस्टिविटी, R क्या है रेसिस्टेंस, ए क्या है एरिया और एल क्या है लेंथ। ठीक है, तो देखिए अब इसका एसआई यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। R मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है ओम, इंटू एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया ओम मीटर। ये किसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रो यानी रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, तो देखिए क्या बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ गिवन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए तो जाके ये इक्वेशन बना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड बना और जब इसका साइन हटाया गया तो उसकी जगह पर रो आया। रो क्या है रेसिस्टिविटी। अब इसको हम लोग रो का फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए तो R इंटू ए अपॉन एल आ गया। इसका एसआई यूनिट कैसे फाइंड किए, R, R मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है ओम, ए मतलब एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। ये कट गया तो ओम मीटर, यानी ओम मीटर एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी रो। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया ओम मीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, यानी सॉरी रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, टाइप्स नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को दो तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है कनेक्टेड टू इंड, यानी रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हैं इंड में, और पैरेलल का मतलब होता है कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग जैसे डायग्राम में समझते हैं इसको कि क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखिए कैसे हम लोग कनेक्टेड, ये जो है रेसिस्टेंस है, इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग, फिर यहीं से जो है आपको दूसरा रेसिस्टेंस हम लोग कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कनेक्टेड टू इंड, यानी कंटिन्यूअस काम हो रहा है, एक के बाद खत्म होने के बाद दूसरा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, तो ये जो है सीरीज कहलाएगा। फिर पैरेलल का कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है, तो ये कैसे, ये पॉइंट है ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, देखिए ये दो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये ऐसे है सीरीज और पैरेलल हम लोग रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ये रेसिस्टेंस का साइन है, तो ऐसे हम लोग जो है रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। दो तरीका स्टूडेंट है, ध्यान दें, एक सीरीज है एक पैरेलल है, तो थ्री टाइप से, लेकिन यहाँ आपको दो ही टाइप पढ़ना है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीका है। सीरीज का मतलब कनेक्टेड टू इंड, ठीक है, और पैरेलल का मतलब कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ फार्मूले हैं उसको प्रूव करना सीखते हैं कि कैसे रेसिस्टेंस को, अगर दो रेसिस्टेंस या थ्री रेसिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा रेसिस्टेंस फाइंड करने का, पैरेलल में क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आप इसको डायग्राम बना के आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए ये सीरीज में कैसे हम लोग फार्मूला फाइंड करते हैं रेसिस्टेंस का। ये देखिए कंबाइन ऑफ रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस को मैंने कंबाइन किया है सीरीज में। तो देखिए यहां से यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, और वी से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V2 है, और यहां से आपको सी से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V3 है। अब जो है हम लोग देखिए, अगर ये तीनों क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो तीनों को अगर हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर V1 हम लोग फाइंड करते हैं। V1 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी V इक्वल टू फार्मूला हम लोग को फाइंड करना हो तो V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है IR।
ठीक है। तो ये सब के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम है, तो I हो गया और यहाँ पर R1 हो गया, तो R1 हो गया। V2 जब निकालेंगे तो I इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। V3 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन बना, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तीनों इक्वेशनों को हम लोग प्लस करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को हम लोग जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है। अब V1 और V2 V3 इक्वल टू क्या माना गया, तो V, तो इसके जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं। इसमें देखिए I सेम है तो I को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। यहाँ ओम्स लॉ जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो V के जगह पर हम लोग यहाँ पुट कर लिए IR, तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कट हो गया, ये R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है इसका फॉर्मूला। यानी जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अगर कोई चीज सीरीज में कंबाइन है तो वहां हम लोग रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी हम लोग ने सीरीज में देखा था, अब पैरेलल में रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे ये देखिए। देखिए यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस को मैंने कंबाइन किया, आप तीन से ज्यादा भी कंबाइन कर सकते हैं किसी में भी। ठीक है। वहां पर हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां जो था, वहां सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग अलग था। ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, वो सेम है। तो सेम एज इट वही करेंगे हम लोग। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वहां सेम था तो हम लोग क्या लिखते थे, V1 V2 और प्लस V3। तो यहाँ I1 I2 और प्लस I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I। तीनों करंट को कंबाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा, करंट ही कहलाएगा। दूसरा हम लोगों का यहाँ पर अब जो है I1 है, तो I1 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R होता है। I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो V तो सेम है पर R1 अलग है तो R1 हो गया। I2 जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये I1 और I2 को हम लोग क्या बोलेंगे, I। इसमें से V कॉमन है, V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो ओम्स लॉ फिर अप्लाई करेंगे हम लोग। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ I इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, V/R। ये V है ही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V से V कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। देखिए जैसे सेम एज इट सीरीज में जो मैंने काम किया, सेम वही यहाँ पर भी आपको पैरेलल में भी काम किया। यहाँ पर हम क्या बताएं कि इस तीनों के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग है। जो अलग है उसी का फॉर्मूला यूज करना है। I1 है तो I1 का फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रिक करंट का I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर R1 है तो इसीलिए R1 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है तो V लिख लिया, V/R1। ठीक है। I2 इक्वल टू क्या होता है, V/R2। इसी तरह I3 इक्वल टू लिखे, तीनों इक्वेशन को कंबाइन किए। तो यहाँ I1 I2 I3 को कंबाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर नहीं कंबाइन किए थे तो क्या आया था, I आया था, तो इसीलिए I लिख लिए। इसमें से जो V कॉमन ले लिए तो ये आ गया, बाकी कट करके सॉल्व कर लिए। तो ये जो है आपको जब क्वेश्चन में मिलेगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स, तो उसमें अगर पैरेलल में कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। याद रखिएगा सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम था, डिफरेंस भी आपको याद हो जाएगा। और इसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अलग है। ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है या जितना इलेक्ट्रिक आप यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो देखिए पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम मतलब कुछ भी, सेकेंड हो, आवर हो, मिनट हो, कुछ भी। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/T। W मतलब वर्क, ठीक है, एनर्जी। ठीक। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है,
बोले टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड, ठीक है, जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। जूल अपॉन सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? इसका दूसरा ऐसा यूनिट भी होता है वॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई ड्यू। डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और दूसरा ऐसा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। अब ध्यान रहे, जहां नॉमरिकल्स आपको आएगा इलेक्ट्रिक पावर का, वहां टाइम जो होगा वो सेकेंड में होना चाहिए। अगर वो मिनट में है तो आप उसको चेंज कीजिए, क्यों? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा इसमें नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है। इसका और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। देखिए P इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू आई, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में होता है। जब आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा हो, तब पावर फाइंड करना हो, तब हम लोग इसका यूज करेंगे P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट है तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा इसमें देखिए और भी टर्म होता है, रिलेशन बिटवीन और भी है पावर का। अगर पावर का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच में निकाला जाए, किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच में पावर का फॉर्मूला निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ P है और V इक्वल टू आई दे रखा है, तो किसके बीच में निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक करंट तो है बट रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये एक्स्ट्रा है, V को हटाना होगा। यानी V का हम लोग का ऐसा फॉर्मूला पुट करना होगा V के जगह पर जिसमें R आता हो। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि I इंटू आर। तो P इक्वल टू इस V के जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे? I इंटू आर। और ये पहले से I है, यहाँ ब्रैकेट पर डाल के लिख लीजिए V इंटू आई इंटू आर। तो I और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर, यानी P की जो फॉर्मूला निकल गया आई स्क्वायर इंटू आर। किसके रिलेशनशिप में? I और R के बीच में, ठीक है। दूसरा और भी है, आपको बोल दिया जाए कि V इंटू आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कीजिए, यानी पावर का फॉर्मूला जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और R के बीच में। तो फिर वही फॉर्मूला देखिए, V इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई, सही। और अभी हम लोग निकाले यहाँ आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए R अवेलेबल है बट आई स्क्वायर को हटाना है, यहाँ V लगाना है, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर यूज कर लिया जाए। I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, यहाँ R है, यानी V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू आर। एक R से ये कट जाएगा, यानी V स्क्वायर बाई आर। ये जो है आपको ये भी, तो ये रिलेशन बिटवीन है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला इसका पुट करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए पावर का? एक P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, दूसरा P इक्वल टू V इंटू आई, तीसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, चौथा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टूडेंट की नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग को पढ़ना है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए आप kWh के बारे में जानते हैं, किलोवाट आवर, यानी एक घंटे में जब आप 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं kWh, यानी कमर्शियल यूनिट के नाम से इसको जानते हैं kWh। आप घर में मीटर में देखते होंगे तो आपको इसी तरह लिखा होगा kWh, यानी एक घंटे में आप कितना किलोवाट बिजली जो है यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज करते हैं, वही है kWh, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जैसे 1 किलोवाट आवर है तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर दीजिए तो 1000 वाट होता है, लेकिन ये तो किलोवाट है तो इसका जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी जूल अपॉन सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W बाई टी, यानी W मतलब जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड, यानी जूल अपॉन सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो इसी तरह किलोवाट को जब वाट में चेंज करेंगे तो जूल अपॉन सेकेंड इसका ऐसा यूनिट आ गया। दूसरा उसके बाद आवर है, तो आवर को हम लोग चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 इतना सेकेंड, ठीक है। ये एस से एस कट जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर 5 जूल हो जाएगा। यानी अब जब पॉइंट यहाँ हम लोग लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 6, यानी 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है,
ये भी रिलेशन बिटवीन फाइंड करने के लिए पूछता है कि किलोवाट और जूल के बीच में रिलेशन बिटवीन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, समझ में आया कैसे मैंने किया स्टूडेंट कि 1 kWh ये किलोवाट है, किलोवाट को वाट में चेंज किए तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो उसी तरह यहाँ भी होता है 1000 वाट में जब चेंज करेंगे तो अभी मैंने बताया आपको समझाया जूल अपॉन सेकंड आ गया। आवर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 16 to 60 हो जाएगा, ये सेकंड आ गया, ये सेकंड से सेकंड कट गया, 6 6 36 और 3 और 2 5 आ गया। जब यहाँ एक पॉइंट देंगे तो ऐसे 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलो kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर में, लाइक अ नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम अ वेरी हॉट, तो रेजिस्टेंस वायर क्या होता है काफी हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूस द हीट, और हीट प्रोड्यूस करने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर से एक बार स्टूडेंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं पास करते हैं, तो एज पर एग्जांपल लाइक ए नाइक्रोम वायर, ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम अ वेरी हॉट, यानी रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो क्या हो जाता है काफी हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूस द हीट, और क्या प्रोड्यूस करता है हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, देखिए H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी H मतलब हीट, ठीक है ना, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, इस इक्वेशन को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। यानी मैंने यहाँ लिखा है कि हीट प्रोड्यूस इन वायर, जब हीट वायर में प्रोड्यूस होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर का, दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर का, और टाइम का। मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का, दूसरा आपको हीट जो है वो रेसिस्टेंस का है, तीसरा हीट जो है वो टाइम का। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद यही इक्वेशन बनेगा H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जिसे हम लोग स्टूडेंट क्या कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो बोर्ड में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था स्टूडेंट बोर्ड में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया गया उसे रिपीट नहीं किया जाता है स्टूडेंट, रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, इसलिए आप सभी टॉपिक को विशेष करके ध्यान दें। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी में आपको एग्जाम्पल है, जैसे आप आयरन देखते हैं, आयरन क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल है, और उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो उसका कॉइल जो होता है वो नाइक्रोम वायर का बना होता है, और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं उसके बाद आयरन में। दूसरा एग्जांपल आप बल्ब देखते हैं, बल्ब जो है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जाम्पल है, उसमें भी जो है आपको फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना, टंगस्टन वायर का, टंगस्टन मेटल का बना होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो काफी हीट होके वो भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल है आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो आयरन में आपको यूज किया जाता है किसका नाइक्रोम का वायर जो है उसमें यूज किया जाता है, क्वाइल में जो होता है, क्वाइल समझ रहे हैं जो उसके अंदर क्वाइल होता है, उस क्वाइल में जो है नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका वो काफी उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस वाला वायर होता है, इसीलिए जो है हम लोग यूज करते हैं। और इसमें टंगस्टन बॉल में किसका फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है टंगस्टन मेटल का बना होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए स्टूडेंट। दूसरा आपको स्टूडेंट पता होगा कि बॉल्ब में जो है गैस भरा होता है। ठीक है ना, वो कौन कौन सा गैस होता है, ऑर्गन और नाइट्रोजन होता है, याद रखिए ऑर्गन और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वो क्यों बॉल में वही गैस क्यों होते हैं, क्योंकि वो दोनों जो है ऑर्गन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो अनरिएक्टिव गैस है,
इसलिए बॉल के अंदर जो है कौन सा होता है, ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों जो होता है मिक्स होता है, वो अनरिएक्टिव गैस होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉइल में कौन से, कॉइल किसका होता है आयरन का, नाइक्रोम का। ठीक है, फिलामेंट जो है वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन मेटल का। कौन से गैस भरे जाते हैं आपको बॉल के अंदर, कौन से गैस रहते हैं, ऑर्गन और, बताइए, ऑर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अभी ये तो सारे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक एक करके पहले एक बार सारे फार्मूले हम लोग नोट करेंगे और इस पर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते आएंगे, सारे क्वेश्चन को। पहले आप इस सारे थ्योरी को आप याद करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आप जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल मेरा खोलेंगे स्टडी स्मार्ट क्लासेस, और वहाँ भी आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे, आप उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट तो आप उस वीडियो को फॉरवर्ड भी करेंगे। ठीक है।